उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में दो सगी बहनों की शादी के दिन एक मामूली कहा सुनी इतनी बढ़ गई कि चंद जातिवादी सामंती गुंडों ने उन बहनों पर, उनके परिवार वालों पर हमला कर दिया और बारात लौट गई। उत्तर प्रदेश की ही एक और घटना है जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डीजे बजाने को लेकर दलित परिवार की बारात के ऊपर हमला कर दिया जाता है। साल 2023-24 के एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि दलितों के ऊपर होने वाले हमले और हिंसा में उत्तर प्रदेश सबसे अव्वल है। और यह तब हो रहा है जब देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेने और पूरे समाज में जातियां खत्म हो गई हैं, जातिगत भेदभाव खत्म हो गया है और सब धर्म के नाम पर एक हो गए हैं, इस नैरेटिव के सबसे बड़े अगुवा बन चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2016 में दक्षिण भारत के तेलंगाना में उस समय यह बयान दिया था जब दलितों के ऊपर हिंदू कहे जाने वाले संगठनों की तरफ से कई जगह हमले की खबर आई थी। दोनों बाहें फैलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, अगर आपको कोई तकलीफ है तो वार करना है तो मुझ पे करिए, मेरे दलित भाइयों पर वार करना बंद कर दीजिए। वार करना है तो मुझ पे कीजिए, गोली चलानी है तो मुझ पे चलाइए, मेरे दलित भाइयों पर मत चलाइए। मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मार लो। शायद प्रधानमंत्री की कोशिश थी कि दलितों के ऊपर अत्याचार जो हजारों साल के जातिगत शोषण अन्याय के तहत चले आ रहे हैं ये कम होंगे, मगर आंकड़े बताते हैं कि वो घटे नहीं, बढ़ गए हैं। केवल उत्तर प्रदेश की बात करें तो दलितों के खिलाफ 2022-23 में जो हमले और हिंसा हुई उसके तकरीबन 24% मामले केवल उत्तर प्रदेश के हैं। अभी चंद रोज पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में खड़े होकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने कितना काम किया है इसकी तारीफ के कसीदे खुद ही पढ़ रहे थे। महत्वपूर्ण वर्ष देश की आजादी के बाद संविधान को लागू करने का अमृत महोत्सव वर्ष भी है। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था और संविधान लागू होने के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यह हमारा सौभाग्य है कि देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थ प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाए। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण इसी लखनऊ में करने जा रही है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए अनेक कार्यक्रम इस दौरान सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यदा कदा जब संबोधित करते हैं तो कभी सफाई कर्मियों के पांव धुलते हैं, कभी बाबा साहब अंबेडकर को न्याय दिलाने की बात करते हैं, पंच तीर्थों के जीर्णोद्धार की बात करते हैं, तो कभी कहते हैं कि बाबा साहब का सामाजिक न्याय बीजेपी ने किया। लेकिन प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने, डबल इंजन की सरकार के सामने दलित समाज यानी शेड्यूल कास्ट पर होने वाले अत्याचार और हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और सरकार उन्हें रोक पाने में नाकाम है। आज उत्तर प्रदेश सबसे अव्वल है। मथुरा और मेरठ के बहाने इस पर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। मथुरा में जो हमलावर हैं वो ओबीसी के यादव समाज से आते हैं और मेरठ में जो हमलावर हैं वो सवर्ण समाज यानी ठाकुर समाज से आते हुए बताए जाते हैं। लेकिन हमला जिन पर हुआ वो इस देश की हाशिए पर ढकेली गई कमेरा कौम, मेहनतकश कौम, जिसे जाति व्यवस्था के पायदान बना करके हाशिए पर ढकेला गया, संसाधन से, सम्मान से और अवसरों से वंचित किया गया, जिसकी लड़ाई कभी किसी तथागत बुद्ध ने लड़ी
तो कभी किसी कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद ने लड़ी, गुरु नानक ने, चोखा मेला ने, संत गाडगे ने, छत्रपति शाहू जी महाराज ने, ज्योतिबा फूले ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, मान्यवर कांशी राम ने, मंडल आंदोलन ने, ऐसे तमाम लोगों ने उन 90% कमेरा लोगों को जोड़कर जाति की व्यवस्था को खारिज करके एक मानवतावादी समाज बनाने की लड़ाई लड़ी। लेकिन यह लड़ाई कई बार अपने अंदरूनी कलह से मुश्किल में पड़ जाती है। मेरठ में दबंगों ने जिस बारात पर हमला किया, यह बयान सुनिए उस परिवार का जिसके घर पे बारात जा रही है। इस गाँव में चटन नहीं देने की, जो ठाकुरों का गाँव है, ठाकुरों की चलती है। बारात पे ठाकुरों के डीजे बजेंगे, चमारों को कोई डीजे नहीं बजेगा, कोई बारात। आप कल्पना करिए कि किसी भी इंसान के लिए शादी उस व्यक्ति के लिए, दूल्हे के लिए, दुल्हन के लिए और दोनों परिवारों के लिए कितना बड़ा दिन होता है, कितने दिनों से तैयारी होती है। एक पितृसत्तात्मक समाज में वैसे ही बेटियों की शादी किसने मुश्किल कर दी गई है, बाजार और पूंजीवाद ने, सामंती ठसक ने उसे और मुश्किल कर दिया है। लेकिन फिर भी अगर कोई परिवार कितनी मुश्किलों से एक तैयारी करता है बारात ले जाने या बारात का स्वागत करने के लिए, जिस दूल्हे के लिए सबसे बड़ा दिन होता है जिंदगी का, उसी दिन उसे घोड़ी चढ़ने से कोई उतार दे, किसी दुल्हन के ऊपर कोई हमला कर दे और उसकी मूल वजह जाति हो, तो यह पूरे समाज के लिए शर्मसार कर देने वाली बात है। बतौर समाज सबसे पहले हम सबको मनुष्य होना होगा, इंसान होना होगा। और अगर हम इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें अपने आसपास भी इस बात की नजर रखनी होगी कि ऐसे अमानवीय हरकत करने वाले जो लोग हैं, शासन प्रशासन उन पर कड़ी कार्रवाई करे, उनको कड़ी से कड़ी सजा दे और समाज अपने भीतर इतना सुधार करे कि जाति के नाम पर दमन, अन्याय, अत्याचार और हिंसा तत्काल बंद हो। यह साझा कोशिश की जरूरत है। राज्य के ऊपर भी हमें दबाव डालना होगा और समाज के ऊपर भी। जो हिंसक, गुंडे और जातिवादी तत्व हैं, जो अमानवीय परिस्थितियों में इस तरह के हालात पैदा करते हैं, सामूहिक तौर पर उनका बहिष्कार करके, कड़ी सजा दे करके, उनके मनोबल को तोड़ करके बाकी लोगों को यह पैगाम दे कि हमें सबसे पहले एक मनुष्य होना चाहिए और जातिवाद, सामंती ठसक इंसान नहीं होने देती। इसलिए कोई डीजे बजाने के समय यह कहता है कि यहां डीजे बजेगा तो केवल हमारे घर बजेगा, और कोई कहता है कि हमारे घर के सामने से तुम घोड़ी चढ़कर नहीं चलोगे। और ये विश्व गुरु भारत के दृश्य हैं। ये वो दृश्य हैं जिसमें कोई बाबा भिक्षा यात्रा निकाल करके कहता है कि हमें जाति की भिक्षा दे दो और जातियां खत्म कर दो। आज वो बाबा कहां है जो भिक्षा यात्रा निकालता है? ये वही भारत है जिसमें कोई दूसरा बाबा 4 धामों के बाद 5वां धाम बनाने पर तुला है, जिसके दरबार में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जाते हैं। कुछ दिन पहले वो नारे लगाते हुए मध्य प्रदेश की सड़कों पर घूम रहा था कि जाति पात की करो विदाई और हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई। इन सब में से किसी एक ने, हिंदू होने वाले दावा करने वाले संगठनों ने एक भी लफ्ज खोला हो क्या कि दलितों पर होने वाले अत्याचार को यह देश और सरकार आज तक क्यों नहीं रोक पाई? कहां हैं वो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी और आरएसएस के लोगों के बयानात जो जाति के नाम पर हिंसा, दमन और अत्याचार के खिलाफ सामने क्यों नहीं आते? दूसरा सवाल, मथुरा की घटना में दोषी यादव समुदाय के लोग हैं। 2 बहनें जो पार्लर गई थी तैयार होने और अपने फूफा के साथ लौट रही थीं। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक जब वो घर लौट रहे थे तो 2 युवकों, जिनमें से एक का नाम रोहतास यादव और दूसरे का नाम पिंटल यादव, उनसे विवाद होता है रात 9 बजे रास्ता देने को लेकर।
और यह विवाद मारपीट में तब्दील हो जाता है। वो दुल्हन के फूफा को कार से बाहर निकालकर मारने लगते हैं। अपने फूफा के बचाव में जब एक दुल्हन, जो दोनों सगी बहनें थी, वो गाड़ी से उतरती हैं तो उन बहनों के साथ भी वो मारपीट करते हैं, उनके ऊपर हमला करते हैं और फिर बाकी हमलावरों को बुला ले आते हैं और दुल्हन के पूरे परिवार के ऊपर हमला कर देते हैं। यह हमला बहुत क्रूर था, निर्मम था, अमानवीय था। जब तक पुलिस पहुंचती तब तक हमलावर भाग चुके थे और राजस्थान से आई हुई 2 बहनों की बारात वापस लौट चुकी थी। घर में मातम पसरा था, किसी का सर फटा था तो कोई लहूलुहान पड़ा था। पुलिस सख्ती बरतती है और 15 लोगों को तत्काल गिरफ्तार करने में कामयाब होती है। फिर मीडिया में यह खबर छपती है कि यादवों ने दलितों के ऊपर हमला कर दिया और यह शर्मनाक है। चंद गुंडे प्रवृत्ति के, जातिवादी मानसिकता के इन अपराधियों के चलते पूरे समाज के बीच एक खाई पैदा होने लगती है। पुलिस सख्ती से अपना काम करती है, लेकिन जो हुआ वो अफसोसनाक था। समाज में इसके निंदा शुरू हो जाती है। अखबार में खबर छपती है कि यादव समाज के लोग ही पंचायत करते हैं, जिनकी बारात लौटी उनकी मदद के लिए आगे आने की बात करते हैं। समाज जिंदा हो, उसका फर्ज भी यही बनता है। जैसे मेरठ की घटना में पुलिस का बयान आता है कि जो दलितों का आरोप है वो गलत है। सुनिए आप मेरठ के पुलिस अधिकारी का बयान। क्षेत्र सरधना के कालिंदी गांव में आज एक बारात आई हुई थी। वहां वाहन से आए हुए कुछ युवकों से विवाद हुआ, आपसी कहासुनी और विवाद में एक व्यक्ति घायल हुआ जिसका मेडिकल करवाया गया है और इस संदर्भ में परिजनों द्वारा जो तहरीर दी गई है उस पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मौके पर पुलिस ने अटेंड किया और इसमें जो युवक थे उनकी पहचान कर ली गई है। उसमें से 2 को हिरासत में भी लिया गया है। बारात पर हमले आदि की खबर पूरी तरह से असत्य एवं निराधार है। प्रकरण में जो विधिक कार्यवाही है वो थाना सरधना के द्वारा संपादित की जा रही है। गांव में स्थिति सामान्य है। लेकिन मथुरा में जो आरोपी होते हैं उन सब की गिरफ्तारी हो जाती है। एक समाज के तौर पर आप भी ये चाहेंगे कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले और मिलनी भी चाहिए। वो सजा या यादव समाज के लोगों की वो पहल जिसमें वो ये कहना चाहते हैं कि वो स्वजातीय अपराधी के साथ नहीं है, वो समाज के साथ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम त्रिलोकी यादव। त्रिलोकी जी, क्या हुआ उस दिन? उस दिन मौके वारदात तो थे नहीं हम लोग, हाँ। पर जब ये घटना की जानकारी हुई तो बहुत ही इस समाज के लिए बहुत ही निंदनीय घटना है ये, और आज तक ऐसा हुआ नहीं जो आज हुआ है ये मैटर। किसी की गरीब बेटी की, बहन बेटी की तुम अगर अच्छा नहीं कर सकते हो तो किसी के बारे में ये घटना को अंजाम देना भी तुम्हारा ये काम नहीं है। तो जिन बच्चों ने जो किया उस दिन ये सब गलत किया, आप मानते? ये गलत ही किया है, सरासर गलत किया है। ये समाज के लिए, पूरी बस्ती के लिए ये गलत हुआ है। ये उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण सदन में खड़े होकर सवाल सीधे समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हुए पूछ बैठते हैं। सवाल किसी पार्टी या दल का नहीं है, सवाल बतौर समाज का है कि हम फेल हुए हैं अपने भीतर मनुष्य पैदा करने के लिए। लेकिन असीम अरुण ने राजनीति करते हुए उन्हें समाजवादी पार्टी का साबित कर दिया। पहली बात ये कि जिस व्यक्ति ने, जिन लोगों ने मारपीट की वो समाजवादी पार्टी के गुंडे, और उनका नाम रखा हुआ अपना नाम रखा हुआ पिस्तौल यादव। अपराधी कोई भी हो उसे कड़ी सजा देना राज्य और समाज दोनों की जिम्मेदारी है। चंद्रशेखर आजाद जो नगीना से सांसद हैं वो मथुरा जाने की कोशिश करते हैं। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल अपने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में परिवार तक पहुंचता है। बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधि मंडल पहुंचता है। लेकिन जब चंद्रशेखर आजाद का काफिला लौट रहा होता है तो उनके काफिले पर हमले की बात सामने आती है।
सोशल मीडिया के जरिए यह भी चर्चा सामने आती है कि सवर्ण सेना चलाने वाला एक हाथरस का व्यक्ति धमकी दे रहा होता है और समाज में वैमनस्य फैलता जाता है। मथुरा की घटना से बहुजन समाज को सबक क्या लेना चाहिए? कुछ लोग सीधे हमलावर होकर के यादव अगर गुंडा है तो सीधे अखिलेश यादव से बात करेंगे, हमसे टैग करके पूछेंगे। पूछना भी चाहिए, जवाब देना भी चाहिए। हम भी एक लाइन में इसका जवाब देते हैं, कड़ी से कड़ी सजा हो। पूरा समाज गुंडे और अपराधी उन 15 लोगों के खिलाफ खड़े हो और दलित परिवार की बेटियों के साथ खड़ा हो और समाज में इस तरह की पृष्ठभूमि तैयार करे कि अगली बार यह न हो। इसी कोशिश में हम जैसे लोग और ऐसे लाखों लोग जो ओबीसी समाज और दलित समाज को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चंद गुंडे प्रवृत्ति के उपद्रवी हिंसक जातिवादी उस कोशिश पर पानी फेर देते हैं। यह भी हमारे लिए एक चुनौती है। जैसे अब यह तर्क दिया जाएगा कि दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार यादव ही करते हैं, इसका कोई आंकड़ा नहीं दिया जाएगा। और जब आरोपी किसी यादव समाज का होगा तो उसे इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाएगा और पूरे यादव समाज को लठैत कह करके, गुंडे कह करके भाजपा और आरएसएस की साजिश में अपने लोगों को शामिल कर दिया जाएगा। और यह नहीं देखा जाएगा कि उसमें कुछ लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई जातिवादी गुंडा है, वो गलत करता है तो उसके खिलाफ हम भी खड़े हैं और होना भी चाहिए। लेकिन उन कोशिशों को यूं पानी फेर देते देखना अफसोसजनक है। मिसाल के तौर पर मथुरा की घटना से यह सबक लेना चाहिए कि अपराधी यादव थे तो किसी यादव ने अपराधियों का साथ नहीं दिया, एक लाइन सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में नहीं लिखा। जो भी थोड़ा भी समझदार है, मनुष्य है, वो पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हुआ। बड़ी मुश्किल से वंचित समाज की एक एकजुटता बन रही है। मैं यादव बिरादरी के लोगों से भी एक अपील करता हूं, अपने भीतर पहचानिए कि कौन आपके परिवार के भाई के खिलाफ लड़ाने के लिए साजिश कर रहा है या किसी और की साजिश में आपके परिवार का कोई लड़का शामिल हो जा रहा है। इसको आपको नजर रखनी है। आपको इस बात की कोशिश करनी होगी कि यादव, कुशवाहा, मौर्य, पटेल जैसी कुछ ओबीसी की जातियां, जाट, गुज्जर भी शामिल हैं, जिनकी थोड़ी संख्या ज्यादा है, जिनके पास थोड़े संसाधन ज्यादा हैं, उनकी अब जिम्मेदारी भी ज्यादा है। हम सबको अपने भीतर के गलत प्रवृत्ति के लोगों का मनोबल तोड़ना है और समाज के भीतर उन लोगों से रिश्ता जोड़ना है जिनकी आबादी कम, जिन पर अत्याचार ज्यादा हुए, अपमान ज्यादा हुआ और भेदभाव करने की कोशिश की गई। और अब मिल करके एक 90% बहुजन वंचित शोषित की एकता बनाना हमारी जिम्मेदारी है। और इस एकता को जो नहीं बनने दे रहा है वो भाजपा और आरएसएस के एजेंडे का साजिश करता है। यह बात समझनी होगी, संयम बरतना होगा। और मैं ओबीसी समुदाय से, यादव समुदाय के लोगों को भी यह कहता हूं, अगर आपके भीतर कहीं कोई गलती की बात है तो उसे स्वीकार करना ये आपकी जिम्मेदारी है। हमारी कोशिश रहती है कि हम बड़ी एका बनाने की कोशिश करें। हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ओबीसी समुदाय के बीच एक नायकत्व के रूप में स्वीकार होते हुए देख रहे हैं। हमने एक दशक से इसकी कोशिश की कि हम वंचित शोषित कमेरा आवाम को एक करें, हम उन्हें जोड़ें और चंद गुंडे प्रवृत्ति के जातिवादी लोग या तो अपनी गुंडई के चक्कर में या किसी की साजिश में फंस करके उस पर पानी डालने की कोशिश करें तो तत्काल आगे बढ़ करके ऐसी साजिशों को बेनकाब करना या ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को सजा दिलाकर समाज को एक संदेश दें कि हम अपने बड़े मिशन और बड़ी एकजुटता के अभियान में आगे बढ़ेंगे।
ऐसी तमाम बाधाओं और मुश्किलों से लड़ते हुए। ये इतना ही आसान होता तो अब तक हम एक हो चुके होते। ये 90% बहुजन एका इतनी ही स्वाभाविक होती तो अब तक जाने कब का बन गई होती मान्यवर कांशीराम और नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का गठबंधन न टूटता। ये इतनी ही स्वाभाविक और बिना किसी मुसीबत के होती तो समाज में जमीन पर सब एक जगह वोट डालते। लेकिन स्वाभाविक नहीं है, लोग इसे तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, और जोड़ने का काम हमेशा मुश्किल और लंबा होता है। हम जोड़ने के लिए इस तरह की कोशिश करते रहेंगे, और जोड़ना जिसको है, चाहे वो बहुजन समाज, कमेरा आवाम, श्रमजीवी, पीडीए, जिस भी रूप में आप कहें, हर जोड़ने की कोशिश का साथ देना चाहिए। लेकिन जो ओबीसी, जो यादव, जो इस तरह की जातियां हैं, मैं उनसे बार बार एक बात कहता हूं कि अगर आपकी लाठी में दम है तो सामाजिक रूप से कमजोर पायदान पर खड़े व्यक्ति के ऊपर क्यों उठती है? अगर आपकी लाठी में दम है तो अपने से ताकतवर पर उठे। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं कि तमाम सोशल मीडिया हैंडल एक मकसद के तहत एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय के बीच बनने वाली, बहुत कोशिश के साथ बनने वाली एकता से डरे हुए हैं। वो आरएसएस और बीजेपी के हैं, वो तो आपके सामने दिखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मौका देख करके इस बनती हुई एकता को तोड़ने की हद तक चले जाते हैं। इसीलिए आज आप देखेंगे कि उसी मथुरा में जय भीम का नीला झंडा लेकर अहिर रेजिमेंट का एक बोर्ड तोड़ा जा रहा है, और कुछ लोग इसके पीछे तमाशा देखेंगे। इस साजिश को अगर कोई समाज न पहचान पाए, फिर वो समाज कभी हुक्मरान नहीं बन पाएगा, और वो समाज कभी अपने लोगों को जोड़ नहीं पाएगा कि असल में लड़ा कौन रहा है। और चंद कैसे गुंडे, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाना भी एक समाज की जिम्मेदारी है। मथुरा की घटना एक सबक है। ओबीसी समुदाय और खासकर यादव समुदाय इससे सबक ले और ऐसे युवाओं को हतोत्साहित करे, उनको समाज में हाशिए पर ढकेले जिनके जहन में जातिगत अभिमान हो और केवल अपनी जाति बिरादरी तक सीमित हो। हमें एक बृहत्तर समाज बनाने के लिए एकता करनी होगी, जोड़ना होगा। गुंडों को कड़ी सजा मिले, अपराधियों को कड़ी सजा मिले, लेकिन इसका दुरुपयोग कोई और न कर जाए, इसके लिए सजग भी रहे। 90% लोग हम सब मारे जा रहे हैं। जाते जाते आपको एक छोटी सी कहानी जरूर सुनाऊंगा। दो बिल्लियां रोटी के लिए आपस में लड़ने लगी। एक बंदर आता है और कहता है कि मैं आपका न्याय करूंगा। तराजू लेकर बैठता है। एक तरफ ज्यादा रोटी होती है तो उधर से तोड़कर खाता है, फिर दूसरी तरफ ज्यादा होती है उधर से तोड़कर खाता है, और दोनों तरफ की रोटी खाते खाते वो जब सारी रोटी खा जाता है तो दोनों बिल्लियों को कहता है, देखो कितना अच्छा न्याय किया, जितनी भूखी तुम हो उतनी भूखी ये भी है। हम ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी और जेंडर के सवाल पर एक बड़ी लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जिन लोगों के खिलाफ ये लड़ाई है वो मौका देख करके इस लड़ाई को तोड़ने की कोशिश करेंगे। वो यादव बिरादरी में भी हो सकते हैं, वो ओबीसी में भी हो सकते हैं, वो दलित में भी हो सकते हैं, और वो आरएसएस और बीजेपी में तो हैं ही। पहचानिए कि आपका शत्रु कौन है, और पहचानिए कि आपको भविष्य की दिशा कैसी बनानी है। और इस वीडियो को गौर से ठहर कर विचार करके देखिएगा, और कोशिश करिएगा कि आप एक ऐसा समाज मिलकर बनाएं जिसमें किसी दलित को घोड़ी चढ़ने से मारा न जाए, किसी बारात पर जातिगत अपमान की कुंठा से हमला न किया जाए। हम एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें बाबा साहब का एनिलेशन ऑफ कास्ट, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जाति तोड़ो, मान्यवर कांशीराम की बहुजन एकता, नेताजी की एकता, और तमाम बहुजन समाज के संतों, गुरुओं, महापुरुषों की बहुजनों की एकता बनाने का मिशन आगे बढ़े, और जो इस मिशन में बाधा है उन्हें हम शिकस्त देने में कामयाब हो सके, ताकि एक मनुष्य होने का समाज बना सके। मुश्किल है मगर असंभव नहीं। एक लड़ाई अपने भीतर भी लड़नी है
और एक लड़ाई बाहर के दुश्मन से लड़नी है। दोनों लड़ाइयाँ ज़रूरी हैं और लड़ाई में बाधाएं आएंगी, साजिशें होंगी, इन्हें पहचानना भी ज़रूरी है। शुक्रिया।